नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में रासो साहित्य पर। रासो साहित्य दोस्तों, आदिकाल में हमने पहले कई सारी वीडियो डाली हैं, उसमें आपने देखी होंगी। आज उसी तरह से हम बात करेंगे रासो साहित्य पर। आपको पता है, जैन साहित्य में हमने पढ़ा था रास। जितने भी रचनाएं थी उनके पीछे आपको नाम के साथ रास दिखा होगा। लेकिन जो जैन ग्रंथ लिखे गए थे रास और जो रासो साहित्य है, उन दोनों में अंतर है। जैन साहित्य में जो लिखे गए थे रास ग्रंथ और जो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं रासो साहित्य में, वो दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि जो जैन साहित्य से संबंधित रचनाएं थी उनमें धार्मिक भावना होने के कारण वर्णन की वह प्रकृति नहीं आ पाई जो हम रासो साहित्य या वीर गाथाओं में देखते हैं। वीर गाथाओं में किस तरह का वर्णन किया गया है? जो वीर गाथाएं लिखी गई हैं, रासो साहित्य से संबंधित वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उनमें राजाओं की प्रशंसा और चरित्र का वर्णन किया गया है। सभी जो रचनाएं हैं वो दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई है और उन्होंने अपने जो राजश्रित राजा थे उनके बारे में उनकी प्रशंसा लिखी है, उनके चरित्र के बारे में लिखा है। इसी तरह से जो राजा जो कवि था अपने राजा की प्रशंसा लिखता था और ये ग्रंथ उनकी मृत्यु के बाद भी बढ़ते चले गए। कैसे? जैसे कोई भी अगर राजा कवि की मृत्यु हो गई तो जो राजा का उत्तराधिकारी होता था वो अपने राजाश्रित कवि से अपनी प्रशंसा भी उस ग्रंथ में लिखवा देता था। इसी से ये ग्रंथ बढ़ते बढ़ते मध्यकाल तक आ गए और इनकी भाषा भी उसी तरह से मध्यकालीन भाषा में विलीन होगी। इसीलिए इन ग्रंथों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता पर प्रश्न उठाए जाते हैं, क्योंकि इनमें पर अक्षिप्त भाग जुड़ते चले गए। इसी तरह से इनकी भाषा पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं और इनकी प्रमाणिकता पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। लेकिन रासो साहित्य में हम जितने भी ग्रंथों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो सभी आदिकाल की ही संपत्ति है। राजस्थान के कुछ इतिहास जो वृत्त संग्रहकार थे, उन्होंने जो रासो साहित्य के ग्रंथ थे उनको भक्ति काल के या रीति काल के जो भंडार में रखने को कहा है। लेकिन उनके पास इतिहास की पैनी दृष्टि ना होने के कारण उन्होंने ये गलती की है, क्योंकि इन साहित्य जो आदिकाल का साहित्य है रासो साहित्य, वो आदिकाल की ही सीमा में रखा जाएगा। जो मध्यकालीन भाषा का उन पर प्रभाव हुआ है या मध्यकालीन राजाओं का उसमें वर्णन मिलता है, वो पर अक्षिप्त भाग है। बाद के राजाओं द्वारा अपने कवि जो राजा हुए थे, उत्तराधिकारी होते थे राजा के, वो अपने कवियों द्वारा उन रचनाओं में अपनी प्रशंसा लिखवा देते थे। तो दोस्तों, जो रासो साहित्य में ग्रंथ हैं वो आदिकाल की ही संपत्ति हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो रासो शब्द की उत्पत्ति पर। रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम इस पर बात जरूर करेंगे। सबसे पहले है गारसा दा तासी ने। गारसा दा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्यु से बताई है। राजस्यु गारसा दा तासी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो राजस्यु से बताई है। उसी तरह से दूसरे हैं हरप्रसाद शास्त्री। दूसरी विद्वान है हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से बताई। रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से बताई है हरप्रसाद शास्त्री द्वारा। इनको आप साथ के साथ लिखते चलिए। अगले विद्वान है नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी
इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से बताई है नरोत्तम स्वामी ने। कविराज श्यामल दास ने, जो हमारे अगले विद्वान है कविराज श्यामल दास, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से बताई, रहस्य शब्द से। कविराज श्यामल दास द्वारा रहस्य से बताई गई है रासो शब्द की उत्पत्ति। काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य से ही रासो शब्द की उत्पत्ति बताई है। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य से। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से बताई, रसायन। इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से बताई है, तो हमारा उत्तर होगा रसायन से। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रास से बताई, रास। सभी जो विद्वानों ने अलग अलग बताई है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से बताई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति किससे बताई गई है, रासक से। इसीलिए अगले जो हमारे विद्वान है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राउस या रास से बताई, राउस या रास। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा राउस या रास से। दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा जी ने रासक शब्द से बताई है रासो शब्द की उत्पत्ति। माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक शब्द से ही बताई है। और गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने भी रासक से ही बताई। आप इसको याद कर सकते हैं। रासक शब्द से सबसे ज्यादा बताई गई है। गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रासक शब्द से उत्पत्ति बताई है। माता प्रसाद गुप्त द्वारा रासक शब्द से बताई है। दशरथ शर्मा ने भी रासक से, और उसी तरह से हजारी प्रसाद जी ने भी रासक से बताई है। नरोत्तम स्वामी जी ने भी रासक से। तो ये कई सारे जो विद्वान हैं उनकी आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी के जो बच गए हैं आपको इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन पर आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। सभी को ध्यान से पढ़िएगा, सभी को ध्यान से याद कीजिएगा। ये थी अलग अलग विद्वानों द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति बताई गई। अब हम बात करेंगे रासो साहित्य में जो हमारे ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, और उनसे प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो साहित्य से प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले
रासो साहित्य में जो हमारी रचना है वो है खुमाण रासो। खुमाण रासो। खुमाण रासो कालक्रम भी आपको इनका याद रखना है। जो हमारे कर्मानुसार प्रश्न आएंगे वो आप साथ के साथ करते चलिए। खुमाण रासो का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बताई है उत्पत्ति वो 9वीं सदी बताई। नौवीं सदी बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमाण रासो की उत्पत्ति। इसके जो रचनाकार हैं वो है दलपत विजय। इसके जो रचनाकार हैं वो क्या है, कौन है, दलपत विजय। इसके रचनाकार हैं। 9वीं सदी में इसकी उत्पत्ति बताई जाती है और इसमें जो रस है वो वीर रस है। और इसकी जो भाषा बताई गई थी वो राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी मानी जाती है खुमाण रासो की भाषा। खुमाण रासो प्रबंध काव्य है। दोस्तों आपको पता चल गया, रासो साहित्य में हमारी पहली रचना है खुमाण रासो, जिसका समय बताया जाता है 9वीं सदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दलपत विजय इसके रचयिता हैं। इसमें वीर रस है, राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है और प्रबंध काव्य है। ये खुमाण रासो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको जैसे मैंने पहले बताया था जब हमने रासो साहित्य शुरू किया था कि इस जो रासो साहित्य लिखे गए थे इनमें राजाओं की प्रशंसा लिखी जाती थी, उनके युद्धों का वर्णन, विवाह, जो भी वहां पर कवि देखता था वो अपनी रचना में उसका वर्णन करता था। जैसे ही कवि की मृत्यु हो जाती थी राजा का जो अगला उत्तराधिकारी आ जाता था वो भी इसी रचना में, जो पहले रचना थी उसी में अपने आश्रित कवि से अपनी प्रशंसा लिखवाते थे। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये मध्यकाल तक के राजाओं का वर्णन उस रचना में आ जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन राजस्थान के कुछ वृत्त संग्रहकों ने बताया है कि जो खुमाण रासो है वो 17वीं सदी की रचना है। 17वीं शताब्दी की रचना है खुमाण रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि ये 9वीं सदी की रचना है और इसमें खुमाण जो नरेश थे उनका वर्णन किया गया है। चित्तौड़ के जो खुमाण नरेश थे उनका वर्णन किया गया है। लेकिन राजस्थान की इतिहास विदों ने बताया है कि जो इसमें वर्णन किया गया है वो चित्तौड़ के राज सिंह का, राजा राज सिंह का वर्णन किया गया है, इसलिए ये 17वीं शताब्दी की रचना मानी जाएगी। लेकिन इसकी भाषा को देखकर और जिस तरह की ये रचना है ये आदि काल की ही संपत्ति है। मध्यकाल की, रीति काल या भक्ति काल में इनको नहीं डाला जा सकता। ये आदि काल की संपत्ति है, आदि काल में ही रहेंगी। दलपत विजय इसके कवि हैं। इन्होंने चित्तौड़ के राज सिंह को बताया था, 17वीं शताब्दी बताया था। और कोई उस टाइम पे जो जैन साधु थे, जैन जो साधु थे वो इसके रचयिता बताए गए हैं, जिनका नाम है दलपल विजय। इस तरह का इन्होंने बताया था। लेकिन अगर यह रचना किसी जैन साधु द्वारा लिखित होती तो उसमें वो अपने धर्म का प्रचार अवश्य करता। धर्म जो उसकी धार्मिक भावना थी वो रचना में जरूर आती। तो लेकिन इस रचना में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब बातें हैं जो वो सही नहीं है। तो आपका हमारा उत्तर क्या होगा? 9वीं शताब्दी की रचना है, दलपत विजय रचनाकार है, वीर रस है, प्रबंध काव्य है, राजस्थानी भाषा है और खुमाण नरेश के
युद्ध का, विवाह का, जो भी उसमें वर्णन किया गया है, उनके जो विवाह थे, रीति रिवाज थे, युद्धों का वर्णन खुमान रासों में बड़े ही अच्छे ढंग से किया गया है। अगली हमारी रासो साहित्य में रचना है बिस्सल देव रासो। बिस्सल देव रासो। बिस्सल देव रासो की रचना नरपति नालह ने की थी। नरपति नाले ने की थी। वीर गाथा पर जो रचनाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो बिस्सल देव रासो है। बिस्सल देव रासो सर्वश्रेष्ठ रचना है रासो साहित्य में और उनके रचयिता है नरपति नालह। इसका जो समय है 1155 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में दिया गया है 1155 ईस्वी, लेकिन माता प्रसाद गुप्त और मोतीलाल मनारिया के अनुसार, मोतीलाल मनारिया ने तो इसको 14वीं सदी का बताया था, लेकिन माता प्रसाद गुप्त ने एक पट्टी उनके हाथ लगी थी उसमें 1212 ईस्वी इसकी रचना बताई थी। तो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ हम इसको मान सकते हैं बिस्सल देव रासो को। अलग अलग विद्वान, क्योंकि ये ग्रंथ पूरी तरह से प्राप्त नहीं है, इनकी उस टाइम पे जो मुद्रण की समस्या थी, मुद्रण कार्य अच्छे से नहीं था, तो ये हमें पूरी तरह से प्राप्त नहीं है बिस्सल देव रासो। नरपति नालह इसके रचनाकार थे और इसमें 4 खंड हैं। 4 खंड हैं और यह श्रृंगार परक रचना है। श्रृंगार रस का वर्णन है और वीर गीत है। वीर गीत है, श्रृंगार परक रचना है। जो बिस्सल देव रासो है गेय काव्य था। गेय काव्य था यानी वीर गीत है, श्रृंगार परक रचनाएं हैं। इसमें बिस्सल देव रासो जो भोजपुर परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिस्सल देव तृतीय की कहानी कही गई। भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिस्सल देव। बिस्सल देव तृतीय। बिस्सल देव तृतीय के बारे में बताया गया है। भोज परमार की पुत्री राजमती, अजमेर के चौहान राजा बिस्सल देव तृतीय की मिलन की, वियोग की और पुनर्मिलन की कथा कही गई है। अगर आपसे नायिका के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे हमारे जो मिलान वाले प्रश्न आएंगे उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत बार पूछा भी गया है कि आप ग्रंथों के साथ उनकी नायिका को मिलान कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए बिस्सल देव की नायिका राजमती और नायक थे बिस्सल देव। तो उनकी जो कथा कही गई है, रानी राजमती ने बिस्सल देव को कुछ कठोर वचन कह दिए थे जिससे वो उनको छोड़कर चले गए थे। 12 वर्ष बाद उड़ीसा चले गए थे, 12 वर्ष बाद वापस आए थे और उसी तरह से उनके जो पुनर्मिलन की कथा है और बीच में जो वियोग था, राजमती के वियोग का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। और इसमें पंडित के द्वारा राजमती अपने पति के पास संदेश भेजती है जिससे वो वापस लौट कर आते हैं और राजमती और बिस्सल देव का पुनर्मिलन होता है। हिंदी साहित्य में
जो 12 मासा की परंपरा है, 12 मासा 12 महीनों का वर्णन किया गया है वियोग में। राजमती का जब वियोग दिखाया गया है तो उसमें 12 महीनों का वर्णन किया गया है। जो 12 मासा था उसका सबसे पहले वर्णन, सर्वप्रथम वर्णन बिस्सल देवरासों में किया गया है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया, किस रचना में हुआ है? बिस्सल देवरासों में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। बिस्सल देवरासों के बारे में ये सब जानकारियां, इन सब से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। हमारी अगली रचना है परमाल रासो। परमाल रासो, सबसे पहला प्रश्न तो इन पर यही आता है, बहुत बार आया भी हुआ है, आगे भी आएगा कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आल है खंड। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आल्ह खंड। आल्ह खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। दोनों ही चीज आपको याद रखनी है। इसके जो रचनाकार हैं वो है जगनीक, वीर रस है, इसमें जगनीक है और वीर रस है। परमाल रासो में आल्ह खंड इसका दूसरा नाम है, जगनीक इसके कवि हैं। परमाल रासो में आल्ह और उदन दो वीरों की कथा कही गई है। परमाल रासो में आल्ह और उदन दो वीरों की कथा कही गई है। परमाल रासो में जो जगनीक ने जिस तरह का वर्णन किया गया है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जब इसको गाया जाता था, परमाल रासो के जो छंद थे उनको गाया जाता था, तो तब दुर्बलों में भी तलवार चलाने की शक्ति आ जाती थी। इस तरह का उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है कि जब उसके बारे में हम सुनते हैं तो कहा जाता है कि दुर्बलों में भी तलवार चलाने की शक्ति आ जाती थी। इनका जो सबसे प्रसिद्ध दोहा है वो है 12 बरस लो कुकर जिए, 13 वर्ष लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। बहुत बार ये पेपर में आया भी हुआ है और जगनीक का ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस दोहे से भी आप पता कर सकते हैं कि इन्होंने किस तरह का वर्णन किया था। वीर रस है तो युद्धों का वर्णन ही हुआ होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से परमाल रासो में युद्धों का वर्णन किया गया है। परमाल रासो को सर्वप्रथम परमाल रासो को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश कौन थे? चार्ल्स इलियट। जो परमाल रासो थी को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित किया था। परमाल रासो को सर्वप्रथम सन करवाया था 1865 ईस्वी में।
किसने करवाया था? चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था प्रमाल रासों को सर्वप्रथम। आला खंड जो होता है वो बसंत ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। आला खंड उत्तर प्रदेश में बसंत ऋतु, बरसात की जो हमारी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, उसमें गाया जाता था। कहाँ कहाँ पर? बेसवाड़ा में, पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में गाया जाता था आला खंड। आज भी इसको गाया जाता है, इसलिए प्रमाल रासों का जो दूसरा नाम है आल्हा खंड है। अगली जो हमारी रचना है हमीर रासो। हमीर रासो, इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रासो साहित्य में ऐसी कौन सी कृति है जो सिर्फ नोटिस मात्र है, तो वो है हमीर रासो। कौन सी रचना है? हमीर रासो। इसके जो रचयिता है उसके बारे में भी सभी विद्वान हैं जो अलग अलग अपनी राय देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो सांडिल्य हैं वो हमीर रासो के रचयिता हैं, लेकिन राहुल सांकरत्यायन के अनुसार जज्जल नामक कवि हमीर रासो के रचयिता हैं। हमीर रासो के बारे में अभी तक सिर्फ प्राकृत पैगलम में इनके कुछ छंद मिले हैं। प्राकृत पैगलम जो रचना है उसमें हमीर रासो के कुछ छंद मिले हैं। उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो का अस्तित्व स्वीकार किया और उसे रासो साहित्य में स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया गया है। हमीर के युद्धों का और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया गया है। और राहुल सांकरत्यायन ने जो इसके रचयिता का नाम बताया है वो जज्जल है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जो हमीर है वो किसी का नाम न होकर अमीर का विकृत रूप भी हो सकता है, जो कि किसी का नाम न होकर एक विशेषण है। हमीर रासो के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। जिस पर से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। पृथ्वीराज रासो के बारे में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। रासो साहित्य पर अगर प्रश्न बनता है तो पृथ्वीराज रासो पर जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे चंदबरदाई थे। और पृथ्वीराज रासो के समय के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन चंदबरदाई का समय है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी बताया जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है वो लाहौर बताया जाता है, पंजाब में लाहौर 1168 ईस्वी में। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने चंदबरदाई का एक वंश वृक्ष बताया था, जिसमें उनका जो जन्म स्थान है वो लाहौर बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बताया है कि ये चंदबरदाई जी पंजाब के रहने वाले थे और उनका जन्म 1168 ईस्वी में हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि चंदबरदाई जी और पृथ्वीराज जी दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन इस संसार को छोड़ा था। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, हमेशा साथ रहते थे। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, तब चंदबरदाई जी भी उनके साथ गए थे। ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार बात कर ली है कि जो ये रचनाएं हैं ये उपलब्ध नहीं है। इनकी कुछ कुछ प्रतियां हमारे पास हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो रचना के रूप में ये उपलब्ध नहीं है। पृथ्वीराज रासो के अब तक 4 संस्करण आ चुके हैं। 4 संस्करण आ चुके हैं। पहला जो संस्करण आया था उसमें 16,000
306 छंद थे। 16,306 छंद थे और जो इसकी प्रति है वो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा जो संस्करण आया था उसमें 7,000 छंद थे जो कि प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन इसको उदयपुर के संग्रहालय में ही सुरक्षित रखा गया है। तीसरा जो संस्करण आया था उसमें 3500 छंद थे। 3500 छंद थे और जो चौथा आया था उसमें 1300 छंद थे। ये बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। माना जाता है कि जो सबसे छोटा संस्करण आया था चौथा, वो ही मूल रूप से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ माना गया है, लेकिन इस पर विवाद चला हुआ है। कुछ विद्वान इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं। इस पर आपका प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए हम बात करते हैं उन विद्वानों के बारे में जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के बारे में प्रमाणिक माना, कुछ ने अप्रमाणिक माना और कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना है। प्रमाणिक रचना किसने माना है? अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रमाणिक रचना किन विद्वानों ने माना है। श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। मिश्र बंधुओं ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। मोहनलाल, विष्णुलाल, पंड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और कर्नल टाड। प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले आचार्य हैं, विद्वान है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि प्रमाणिक किन विद्वानों ने माना है। आपका ये प्रश्न आएगा ही आएगा। श्याम सुंदर दास ने, मिश्र बंधु ने, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने और कर्नल टाड ने जो पृथ्वीराज रासो को है प्रमाणिक माना है। अब बात करते हैं अप्रमाणिक किस किस विद्वान ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुलहर और मुरारी दान। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुलहर और मुरारी दान। ये अप्रमाणिक मानते हैं। आश्चर्य की बात है कि रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हुए भी रासो साहित्य में स्थान देते हैं। उसी तरह से कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक माना है, उसका कुछ भाग प्रमाणिक माना है और कुछ अप्रमाणिक माना, यानी अर्ध प्रमाणिक माना है। वो कौन कौन से आचार्य हैं?
मुनि जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी, मुनि जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। डॉक्टर दशरथ ओझा ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले आचार्य हैं। मुनि जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। एक जो चौथे विद्वान हैं वो है नरोत्तम स्वामी। इन्होंने माना है कि पृथ्वीराज रासो एक मुक्तक काव्य है। नरोत्तम स्वामी जी जैसे आपको प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक पता चल गया, लेकिन एक चौथी तरह की राय लेकर आए हैं नरोत्तम स्वामी जी कि पृथ्वीराज रासो एक मुक्तक काव्य है, जिनका किसी भी विद्वान ने, जो इस मत से कोई भी विद्वान सहमत नहीं हुआ, अकेले नरोत्तम स्वामी ने ये माना था कि जो मुक्तक काव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ आचार्यों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद बरदाई प्रथम महाकवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद बरदाई प्रथम महाकवि हैं। तो आपका प्रश्न बनता है कि जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो होगा पृथ्वीराज रासो। आपका उत्तर ये होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा प्रिय प्रवास। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, तो हमारा उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली का प्रिय प्रवास। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसी तरह से मिश्र बंधुओं ने कहा था मिश्र बंधुओं के अनुसार चंद बरदाई वास्तविक प्रथम महाकवि है। चंद बरदाई वास्तविक प्रथम महाकवि हैं। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। इसी तरह से डॉक्टर बच्चन सिंह, पृथ्वीराज रासो
एक राजनीतिक महाकाव्य है। या राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है या राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा था। दोस्तों इस तरह के कथन भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं या रचनाकार होती हैं उनके बारे में जो भी बोला जाता है वो पूछा जाएगा। जैसे ये बहुत बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद बरदाई प्रथम महाकवि हैं। बहुत बार पूछा गया। इसी तरह से आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का वर्णन किया गया है, लगभग 68 छंद। 68 छंदों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं? कवित, छप्य, कवित छंद का छप्य, दूहा, तोमर, छप्य, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। इस तरह से कवित, छप्य, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य आदि जो 68 छंदों का वर्णन किया गया है। मुख्य मुख्य हमने यहाँ पर बताया। लेकिन प्रश्न एक और बनता है, जो छप्य छंद है छंद का विशेषज्ञ किसको माना जाता है? चंद बरदाई को। चंद बरदाई छप्य छंद के विशेषज्ञ थे। छप्य छंद उन्हें अत्यंत प्रिय था, तो वो छप्य छंद के विशेषज्ञ थे। कौन? चंद बरदाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वेदी ने पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद में हुई बताई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद में हुई बताई है। इन्होंने माना है, जैसे प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता का विवाद चला हुआ था, इन्होंने माना था कि जो इसकी रचना है वो शुक शुकी संवाद में की गई है। इसलिए जहां पर ये शुक शुकी संवाद आपको मिलेगा वो प्रमाणिक है, यानी वो पर अक्षिप्त भाग नहीं है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी पर यह प्रश्न पूछा गया है पहले भी, कि किसने कहा था कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद में हुई थी, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जो पृथ्वीराज रासो पर अप्रमाणिकता का प्रश्न उठा था, उससे पहले पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना माना जाता था और अनेक विद्वानों ने इसको प्रकाशित कराने का श्रेय लिया था। नागरिक प्रचारणी सभा में भी इसको प्रकाशित करवाया गया था। लेकिन जब इस पर अप्रमाणिकता का प्रश्न चिन्ह लगाया गया, वो कैसे लगाया गया था? तो वो डॉक्टर वुलहर ने लगाया था। वुलहर ने एक रचना थी कश्मीर की,
कश्मीर के रचनाकार थे जयानक, और उनकी रचना थी पृथ्वीराज विजय। इसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना माना था। कब? 1875 ईस्वी में। डॉक्टर वुलहट इसको प्रकाशित करवाने ही वाले थे, लेकिन उनको एक रचना मिली थी जयानक कवि की, पृथ्वीराज विजय। इसके आधार पर उन्होंने 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। उसके बाद से उन पर विवाद चलते रहे। पृथ्वीराज रासो का कयामाश वध महत्वपूर्ण शर्त है। कयामाश वध है जो महत्वपूर्ण शर्त है। या समय, जिसमें कयामाश के वध किया था पृथ्वीराज रासो ने, उसी का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण शर्त है। तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। कितने हैं? 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के बारे में प्रमाणिकता, और कुछ विद्वान उसको लगे हुए हैं अप्रमाणिक घोषित करने में, और दूसरे विद्वान उनका तर्क देने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक रचना है या अर्ध प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। लेकिन रासो साहित्य में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से आपका प्रश्न पक्का आएगा। इन पर आपके प्रश्न जरूर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने मुख्य जो बातें थी रासो साहित्य के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, उन पर बात की। दोस्तों,